संत एंड्रू एयरलाइंस उड़ान 135 की दुर्घटना और जांच का विस्तृत सारांश। दुर्घटना का प्रारंभ और विमान का गिरना। उड़ान संत एंड्रू एयरलाइंस 135, जो एक बोइंग 737 विमान था और केवल 9 महीने से सेवा में था, अचानक 10,000 मीटर की ऊंचाई से तीव्रता से नीचे गिरने लगा। ये विमान 19 दिसंबर 1997 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। इसमें 97 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य थे। जब विमान सुमात्रा के घने वर्षावनों के ऊपर उड़ रहा था, तब किसी चेतावनी के बिना ही ये तीव्र वेग से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में ये विमान सुमात्रा के उत्तर में लगभग 50 किलोमीटर दूर मूसी नदी में जा गिरा। इस दुर्घटना में कुल 104 लोगों की जान चली गई और कोई भी जीवित नहीं बचा। प्रारंभिक जांच और मलबे की खोज। दुर्घटना के तुरंत बाद इंडोनेशियाई जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि इस विमान में कुछ अमेरिकी नागरिक भी सवार थे, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति (NTSB) अपनी एक टीम भेजी। जांच दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोनों ब्लैक बॉक्स, उड़ान डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढना था। लेकिन विमान के टुकड़े मूसी नदी की गाद और गहरे पानी में बिखर गए थे, जिससे खोज और पुनर्प्राप्ति में भारी कठिनाई हुई। इस काम में नौसेना की सहायता ली गई। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले विमान के रडार डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि उड़ान 135 कुल 36 मिनट तक चली थी। इसमें से पहले 35 मिनट सामान्य थे, लेकिन अंतिम 35 सेकंड के दौरान विमान की गति इतनी अधिक हो गई कि वह हर मिनट 30,000 फीट की दर से नीचे गिर रहा था। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान का कुछ हिस्सा गिरने से पहले ही जंगल में आ गिरा था। 4.5 किलोमीटर दूर जांच दल को विमान के पिछले हिस्से का कुछ मलबा मिला। ये टुकड़ा मुख्य रूप से एलिवेटर, उठाने गिराने वाले नियंत्रण का था, जो ये साबित करता है कि यह दुर्घटना से पहले विमान से अलग हो गया था। बोइंग 737 विमान की पुरानी समस्याएं। बोइंग 737 को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके इतिहास में कुछ खामियां रही हैं। इसका सबसे खतरनाक दोष था रडर, दिशा बदलने वाला नियंत्रण खो देना। 1991 में यूनाइटेड एयरलाइंस उड़ान 585 उतरते समय अचानक दाएं मुड़ गई और केवल कुछ सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 25 लोग मारे गए। 1994 में यूएस एयरलाइंस उड़ान 427 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 132 लोगों की मृत्यु हुई। इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण था रडर कंट्रोल सिस्टम का असफल हो जाना। जांचकर्ताओं को चिंता थी कि कहीं 135 के साथ भी यही समस्या तो नहीं हुई, लेकिन इस विमान के रडर सिस्टम को पहले ही सुधार दिया गया था। ब्लैक बॉक्स की खोज और प्रारंभिक निष्कर्ष। दुर्घटना के 5वें दिन बचाव दल ने अंततः नदी की गाद में दबा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर खोज निकाला और इसे विश्लेषण के लिए वाशिंगटन भेज दिया गया। इसके अलावा जांच दल एक और महत्वपूर्ण उपकरण की तलाश कर रहा था, पावर कंट्रोल यूनिट (PCU). बोइंग 737 विमानों में रडर की खराबी का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन इस विमान के PCU में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इस कारण जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि विमान का रडर तेज हवा के दबाव से अलग हुआ था, न कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से। दुर्घटना के 20वें दिन बचाव दल ने अंततः कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी खोज निकाला। जब इसे विश्लेषण किया गया तो सभी जांचकर्ता हैरान रह गए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का रहस्य और पायलट की भूमिका। डेटा से पता चला कि दुर्घटना से पहले उड़ान रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर दोनों ने काम करना कर दिया था। इसके पीछे 2 संभावनाएं हो सकती थी। फर्मा, बिजली आपूर्ति में खराबी, लेकिन ये बहुत दुर्लभ था। मैं जानबूझकर किसी ने रिकॉर्डर बंद किया, क्योंकि अगर बिजली आपूर्ति अचानक बंद होती तो सर्किट ब्रेकर के होने की आवाज रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन इस मामले में कोई आवाज नहीं आई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि किसी ने इसे हाथ से बंद किया था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उड़ान सिमुलेटर पर इस दुर्घटना को दोहराया और पाया कि केवल एक ही स्थिति में विमान इस तरह गिर सकता था, जब किसी ने जानबूझकर इसे नीचे गिराया हो। मुख्य संदिग्ध कैप्टन चू वेलिन। इसके बाद जांचकर्ताओं ने दोनों पायलटों की पृष्ठभूमि की जांच की। उन्हें संदेह हुआ कि कप्तान चू वेलिन इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उनके उड़ान संचालन के तरीके बहुत आक्रामक थे और उन्होंने पहले भी जोखिम भरे उड़ान प्रयास किए थे।
6 महीने पहले जुवेलिन को एक उड़ान प्रशिक्षक से सामान्य पायलट में डिमोट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक तेज मोड़ लेकर विमान को अचानक नीचे लाने की कोशिश की थी, जिससे यात्री असहज हो गए थे। वह गंभीर आर्थिक संकट में थे। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने स्टॉक मार्केट में $1 करोड़ से अधिक का नुकसान झेला था। दुर्घटना से पहले के दिनों में उनकी सिंगापुर स्टॉक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्होंने कर्ज चुकाने का वादा किया था। इसके अलावा 19 दिसंबर की तारीख उनके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी। 1969 में इसी दिन वह एक सैन्य मिशन में शामिल थे, जिसमें उनके 3 साथी कोहरे में पहाड़ से टकराकर मारे गए थे, जबकि वह तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट आए थे। अंतिम निष्कर्ष और विवाद। अंततः जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कैप्टन जुवेलिन ने जानबूझकर विमान को गिराया, लेकिन इंडोनेशियाई अधिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसे महज एक दुर्घटना बताया। इसके जवाब में अमेरिकी NTSB ने सार्वजनिक रूप से इसे आत्महत्या और हत्या की घटना करार दिया। अंत में हर उड़ान की सुरक्षित लैंडिंग की कामना की गई।